बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैगजीन्स बेचा आपने, वहाँ पे एक अलग ही, मुझे लगता है आप अपने कंफर्ट जोन से पूरी तरीके से बाहर निकल गए, आपको समझ में आ गया बेचना है। उधर पे आगे की स्टोरी क्या हुई, फिर क्या हुआ, कितने टाइम तक आपने किया, फिर कैसे एनजो स्टार्ट हुआ, बाकी सारी चीज़ें? जब मैंने पहला बेचा तो पहले दिन पे एक ही बेचा, बट लकीली पहले दिन पे मुझे इंडियन कंज्यूमर ने मतलब रिजेक्ट नहीं किया, एटलीस्ट एक बंदे ने ले लिया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे जेब में मैंने जो 2 रुपये की मैगजीन ली थी उसको मैंने 20 रुपये में बेच दिया था। और फिर मैंने वो जर्नी स्टार्ट कर दी। रोज़ जाता था, 2 घंटे का जर्नी रहता था मेरा, एक टाइम आने का एक टाइम जाने का। तो उसमें मैं बेचना चालू कर दिया। तो एक बोगी में, एक इंडियन बोगी में 8 कंपार्टमेंट रहते हैं। आप अगर एक जगह पे खड़े रहोगे तो 25 से 30 लोगों का आपको फेसिंग दिखता है। और जैसे ही मैं खड़ा होकर खाली इतना चिल्लाता था, मैगजीन मैगजीन मैगजीन, मनोरमा मनोरमा मनोरमा, तो 30 लोग मेरे तरफ देखते थे। और एक ही सेकंड में मुझे ये पता चल जाता था कि इन 30 में से कौन से ज़्यादा इंटरेस्टेड कस्टमर है जो मेरे से लेने ही वाले हैं। तो मैं क्या करता था, एकदम से उन 4 लोगों के पास नहीं आता था, जो नहीं लेने वाले उनके पास जाता था। फिर उसमें से भी ऐसा रहता था कि लड़कियों के पास आप मत जाओ, क्योंकि लड़कियां थोड़ी सी शर्माती है लेने के लिए एकदम से। तो आप पहले किसी भी आदमी के पास चले जाओ, उसने अगर एक बार ले लिया तो बाकी 5-6 लड़कियां जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थी वो भी ले लेंगी। तो वहाँ से मुझे वो, मतलब दिस वॉज फर्स्ट प्रिंसिपल टीचिंग, कि फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आप सेल्स करने जाओगे तो किस तरीके से होगा। तो वहाँ पे वो पता चल गया। और मेरा ज़्यादा फोकस था कि मैं बिज़नेस की तरफ रहूँ। तो मैंने क्या किया था कि जॉब करते समय मैं एक एनजीओ को हेल्प कर रहा था, जिसमें वो आदिवासी लोगों को सिखाते थे कि आप आपका लाइवलीहुड बिजनेस करके कैसे कर सकते हो। तो उसमें ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखाते थे, फिर सिलाई मशीन का कोर्स सिखाते थे, लेदर बैग कैसे चलनी है वो सिखाते थे। तो उसमें मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर देता था, मुझे सुकून मिलता था। बट उसमें मेरा एक पार्ट मुझे उन्होंने असाइन कर दिया था कि इन लोगों ने अपना खुद का नॉलेज तो ले लिया, अब इनका बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप ये करके दे दो। मैं गया मार्केट में, मैंने कोट निकाला, 50 लोगों की एक बैच थी, 50 लोगों का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मुझे कोट मिला था 1 लाख रुपए का। तो मैंने बोला यार, मतलब सादा बिजनेस चालू करने के लिए मैं अभी 2015-2016 में बैठा हुआ हूँ, सब कुछ ऑनलाइन है, और ये लोग मेरे से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो मैं जब गया तो वहाँ पे देखा कि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, किसी आपको सादा से ज़्यादा भी बिज़नेस अगर आपको चालू करने का है तो नगर निगम का एक रजिस्ट्रेशन चाहिए, शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन बोलते हैं उसको, उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपका फूड का बिजनेस है तो फसा रजिस्ट्रेशन चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, जीएसटी है अगर बड़ा धंधा है तो जीएसटी चाहिए। तो ये सब कुछ ना, पूरा का पूरा एक कम्युनिटी थी, उसको हम लोग दलाल बोलते हैं या एजेंट बोलते हैं, वो लोग अपना करके रखते थे। और उनका एकदम सिंपल ही था, जैसे थाने स्टेशन पे अगर आप जाओगे तो 10-15 लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके बोर्ड लगा हुआ रहता है, ये सब कुछ करके मिलेगा करके। अच्छा। कोई बंदा अगर 4 व्हीलर से वहाँ पे जाएगा तो उसका रेट है 10,000 रुपये। अच्छा। कोई बंदा बाइक से जाएगा तो उसका रेट है 5,000 रुपये। और कोई बंदा मेरे जैसा चल के जाएगा तो उसका रेट है 2,000 रुपये। अच्छा। ने बोला ये तो गलत बात है यार, ये ऐसे कैसे, मतलब मिलने तो वाला सेम ही है। हाँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देने वाली है, कोई दूसरा तो देगा नहीं, बराबर। उसमें क्या तुम्हारा ऊपर नीचे रेट चल रहा है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि यार ये चीज़ अपन कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं है किस तरीके से करना है। तो आप अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओगे तो जो डिटेल वहाँ पे भरनी है वो आपको इंग्लिश में नहीं भरनी है, मतलब रहता तो इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन वो टर्मिनोलॉजीज ऐसी लिखी हुई रहती है कि आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेबिनिज रहता है वहाँ पे। तो हमने बोला कि इस चीज़ को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। मेरा छोटा भाई का भी उस टाइम पे ग्रेजुएशन हो गया था, मेरा भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, बीच में शादी भी हो गई थी। तब हमने सोचा कि इसको चालू करते हैं। तो मेरा छोटा भाई वो टीसीएस में काम करता था, मैंने बोला कि यार तेरा पैसा मैं देख लूँगा, तू जॉब छोड़ दे, तेरा पगार मैं दे दूँगा मेरे पगार में से। मतलब उसका मेरे 4-5 साल का डिफरेंस है, तो उसका आधा ही पगार था मेरे। मैंने बोला चल आधा तू रख लेना, बट अपन धंधा स्टार्ट कर दे। हमारे रूम में बैठ के हमने वेबसाइट बनाई और चालू कर दिया। फिर मुझे तो मार्केटिंग का मतलब पहले से ये था कि किस तरीके से करनी है। तो उस टाइम पे कोरा नया नया आया था, तो कोरा पे हम लोग लिखते थे कि कैसे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के चालू करता था काम करने के लिए, 9 बजे तक उसके साथ बैठ के काम करता था, 10 बजे ऑफिस पहुँचता था, 6 बजे फिर से ऑफिस से आता था, फिर से रात को 12 बजे तक काम करते थे। तो ऐसा करके हमने पहला महीना निकाला हमारा। पहले महीने में हमने जब बिज़नेस हमारा खुद का गिना कि कितना हुआ,
तो ऐसा था कि हम दोनों की जो सैलरी थी वो कवर हो रही थी अच्छा, very प्योर nice. प्रॉफिट में. अच्छा, very देयर nice. वाज नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट. अच्छा. तो वो जाके फिर मतलब बीवी तो बोल रही थी यार तुम लोग क्या कर रहे हो, सुबह से जाता है शाम को आता है, पता नहीं चलता क्या कर रहा है. बट शी वॉज वेरी सपोर्टिव. मतलब उसने भी डॉक्टर है, MBBS किया है, MD किया है, तो उसको पता था कि यार कुछ तो ढंग का कर रहा है, करने दो, जाने दो, एक कभी ना कभी शांत हो जाएगा. बट उसको जब जाके बताया कि देख यार इतना इतना पैसा आ गया, तो शी वाज लाइक ठीक है तेरा मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दे, नहीं होगा तो मैं तो संभाल ही लूंगी तेरे को. अच्छा, दैट वाज अ बिग बैकअप. सपोर्ट था एक. एक सपोर्ट था. तो फिर मैंने भी दूसरे महीने में मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर वहाँ से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया. तो अक्रॉस इंडिया हमने बहुत सारे लोगों को तो पूरा का पूरा ऑटोमेशन करके डाला हुआ था. जैसे जिशान भाई को अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, जैसे मान के चलते आपको अगर फूड बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो आपको खाली वहाँ पे जाना है, आपके नाम, आपका एड्रेस, KYC डिटेल्स भरनी है, आपका जो भी फूड बिजनेस है उसके हिसाब से हम आपको बता देंगे कौन सा आपको रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपको इतना इतना पैसा पे करना है, 2 दिन में सारे के सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे. तो ये धंधा बहुत अच्छा चला हमको. मतलब उस टाइम पे फिर अलग अलग जो सीनियर्स मिले, धंधे में सीनियर्स मिले कि किस तरीके से धंधा करना चाहिए, तो हमने उसको बहुत अच्छे से स्केल किया. बट जब कोविड आया, हमारा उस टाइम पे कुछ मतलब 60-70 लोगों का स्टाफ हो गया था. कितना रेवेन्यू हो गया था आपका 3-4 साल में? तो 3-4 साल में करीब करीब हमने 35 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया था. वेरी नाइस. और तब कितने लोग थे साथ में मिलके कर रहा था? तो ये 70 लोगों का टीम था हमारा. 70 लोग की टीम हो हाँ, गई थी. और पूरा 100% डिजिटली करते थे. कोई हमारा ये नहीं था. ओके. तो जैसे ही कोविड हिट हुआ ना, तो कोविड तो हमें पता था कि यार हमारी लगने वाली है और बुरी लगने वाली है. हमने फिर कोविड के टाइम पे अलग अलग चीज़ें करी बट कुछ हुआ नहीं. तो फिर एंड ऑफ द डे हमने ये चालू किया कि कीर्तन करना चालू कर दिया. रोने का प्रोग्राम रहता था हमारा. अच्छा. रोने का प्रोग्राम मतलब क्या, हर कोई रो रहा था बिजनेस वाला कि अरे हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा धंधा नहीं चल रहा है. हाँ. हम भी बोलते थे हमारा भी धंधा नहीं चल रहा है, आ जाओ भाई, एक जूम का एक सब्सक्रिप्शन ले लिया. हाँ. सब लोग आ जाओ आ जाओ, साथ में रोते. तो साथ में मिलके रोते हैं. हाँ. तो ऐसे ही एक हमारा रोने का प्रोग्राम चल रहा था. तो उसमें एक बंदे ने आके बोला कि गौरव भाई तुम मतलब अपना दोस्त ठीक है चलो, बट एक हेल्प कर सकते हो क्या मुझे? मैंने बोला क्या हेल्प चाहिए? बोले यार मेरा वहाँ यहाँ पे चेंबूर में ही उनका बिजनेस है, फरसान बेचते हैं. तो बोले गौरव भाई मैं जिस दिन भी गल्ले पे बैठता हूँ तो मेरा 15 से 16 हज़ार रुपये का गल्ला होता है. बट जिस दिन मैं गल्ले पे नहीं बैठता हूँ उस दिन पे मेरा 10,000 या 12,000 का ही गल्ला होता है. मुझे पता है कि जो मेरे यहाँ पे लोग काम करने वाले हैं वही गल्ला मारते हैं, बट मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे ही लोग हैं, उनको निकाल दूंगा तो नए लोग खड़े नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने बोला उसमें क्या बड़ी बात है यार, छोटा सा तो प्रॉब्लम है तुम्हारा. मार्केट में 100-200 बिलिंग सॉफ्टवेयर है, कोई भी उठा लो काम चल जाएगा. तो उसने बोला कि यार थोड़ा कर दो. तो मेरे पास भी कुछ काम नहीं था, मैंने घर से एक कंप्यूटर उठाया, वहाँ पे गया, वहाँ पे रखा, मैंने बोला लगाओ भैया कंप्यूटर. तो आप यकीन नहीं मानोगे सर, मुंबई जैसे सिटी में, चेंबूर जैसे एरिया में, यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को कभी ज़िंदगी में हाथ नहीं लगाया. जो छोटे बिजनेस करने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी कंप्यूटर तक कभी ग्रेजुएट ही नहीं हो. उनको यही नहीं पता कि इसको स्क्रीन बोलते हैं, इसको CPU बोलते हैं, कैसे कनेक्ट करने का, 3 पिन क्या होता है, कुछ नहीं पता. जो अलग तरीके की पिन आती है ना जिसमें अपन ऐसा हुक लगा के क्लोज करते हैं CPU को, वो तक उनको नहीं पता था. तो डरे हुए थे. मैंने बोला ठीक है जाने दो यार. मेरे लिए वो नया लर्निंग था कि एक IT एक ऑनलाइन धंधा करने वाला बंदा जिसके पास 70 लोग हैं, सारा का सारा पूरा का पूरा धंधा ऑनलाइन चल रहा है. बट जब मैं एक्चुअल में जाके एक बिज़नेस के साथ बैठा तो ये पता चला कि उन लोगों के पास डिजिटल लिटरेसी या फिर कंप्यूटर की लिटरेसी है ही नहीं. तो मैंने बोला ठीक है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, वन टाइम का एक्टिविटी है. मैंने फटाफट करके कंप्यूटर चालू किया, उनका मेनू डाला, बोला चालू करो बिलिंग करना. तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम आ गया. तो बोले मैगी का स्पेलिंग ही नहीं आता मैगी डालने के लिए, MAGGI डालेंगे कैसे? तो पहले इधर देखते थे कि मैगी का स्पेलिंग क्या है, फिर टाइप करते थे. तो जिसका सॉफ्टवेयर लिया था वो पहचान वाला आदमी था, तो उसको फ़ोन लगाया. मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है तुम्हारा बट लोगों को यूज़ करने को नहीं आ रहा है. तो बोले यार ये कहीं पे ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, तुम उनको बोलो कि 300-400 बिलिंग मार ले तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वही चिपका दिया आगे वाले को कि बिलिंग करना चालू करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 7 दिन बाद ऐसे ही घूमते घूमते उसके पास गया. हाँ. तो देखा तो अरे मेरा कंप्यूटर तो गायब था सामने से. सामने कंप्यूटर ही नहीं है. देखा तो एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था.
तो बंदा दूर से ही क्या बोलता है पता है क्या, उसके सामने ऐसा ये डाला हुआ था, कैलकुलेटर था सामने रखा हुआ, कैलकुलेटर पे बिल मार रहा था, ऐसा उठा के बोलता है, गौरव भाई तुमको अगर कुछ करने का है ना तो ये कैलकुलेटर जैसा फास्ट और कैलकुलेटर जैसा आसान होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए दूसरा कुछ भी काम का नहीं है। वो मेरे लिए बना गोल्डन स्टेटमेंट। क्या मार्केट में लोगों को कंप्यूटर क्या है समझता ही नहीं है, और अगर तुमको सच में जो लोअर लेवल के बिजनेसेस है उनको अगर तुम्हें डिजिटल करना है इंडिया में, तो तुम्हें कंप्यूटर का सोल्यूशन नहीं देना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कैलकुलेटर इतना आसान और कैलकुलेटर इतना फास्ट हो। उसी दिन घंटी बजी, मेरे डेवलपमेंट टीम के पास गया, मैंने बोला हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कि कैलकुलेटर इतना फास्ट और कैलकुलेटर इतना आसान हो। तो फिर हमने ईज़ो नाम का एक प्रोडक्ट बनाना चालू किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि हम लोग खाली सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे थे, उसके साथ में हम लोग हार्डवेयर भी देते थे। हमने ये नहीं बोला कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने बोला कि हमें एक मशीन बनानी है, तो हमने उसका नाम रखा ईज़ो बिलिंग मशीन। ओके, उसका नाम कैसे पड़ा? ईज़ो की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। तो जैसे हमने पहले ही एक धंधा करके बैठे हुए थे, 5-6 साल का एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि लोग बोलते हैं नाम में क्या है, मैं बोलता हूँ नाम में सब कुछ है। नाम में बहुत कुछ है कि तुम अपने नाम से खुद का मार्केटिंग ऑटोमेटिकली स्प्रेड कर सकते हो। राइट। तो कुछ कुछ पॉइंट्स थे, मुझे आज भी याद है, विविडली याद है कि हम लोग 8 लोग जो हमारी मतलब टीम थी, सारे के सारे हमने खुद को लॉक कर लिया। मैंने बोला कि ये नाम लेके ही बाहर पड़ेंगे। तो हर किसी ने अपने अपने पॉइंट लिखे। तो कोई साइंटिफिक रिसर्च करके आया था कि AEIOU नाम होने चाहिए, अगर वॉवेल्स अगर रहते हैं तो नाम उच्चारने में और याद रखने में आसानी होती है। फिर किसी ने बोला कि छोटा होना चाहिए, तो हमने बोला कि 3 डिजिट का ही रहना चाहिए वो। फिर किसी ने बोला कि मार्केटिंग करते समय जो गोल गोल वाले जो रहते हैं वो वाले अच्छे रहते हैं, तो E और O हमने गोल वाला रखा। फिर उसके और हमें ये चाहिए था कि ईजी होना चाहिए, तो ईजी से फिर वो ईज़ो बना। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और हमने ये बोला था कि 3 साल का अगर बच्चा रहेगा ना, उसको भी हमारा नाम अगर कहीं से भी दिखे तो उसको समझना चाहिए कि हाँ ये वाला तो है, ये ईज़ो है। उस तरीके से हमने उसको ईज़ो रखा। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कई बार नाम को लेकर कंफ्यूजन होता है। Correct. और काफी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है क्या? लोग क्या करते हैं कि खुद के इनिशियल्स रख देते हैं। जैसे अगर मेरा गौरव कुमार नाम है तो मैं GK कंपनी डाल दूंगा। अरे खुद के बच्चे के नाम पे डाल देंगे। मियाँ बीवी है तो मियाँ बीवी के नाम पे डाल देंगे। वो मतलब अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम ही ड्रास्टिकली अच्छा है तो चल जाएगा, बट यूजुअली मेरा ये मानना होता है कि तुम अगर खुद के कंपनी का अगर नाम रखना चाहो तो जितना जेनरिक हो उतना जेनरिक रखो। जैसे हमने क्या रखा, ईज़ो बिलिंग मशीन। हमारे नाम में ही सब कुछ पता चल जाता है। क्या है? इजी बिलिंग मशीन, ईज़ो बिलिंग मशीन। इतना आसान, बस डायरेक्ट समझ में आ जाए। डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा धंधा करता क्या है। राइट। ताकि तुम्हारा SEO भी अच्छा हो जाता है। तुम SEO भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी ने अगर गूगल पे सर्च किया बिलिंग मशीन तो क्या दिखेगा? ईज़ो बिलिंग मशीन ही दिखेगा। राइट। SEO में भी काम आता है। SEO में भी काम आता है। तो यहाँ से आपने ये स्टार्ट किया और उस पर अभी कैसे चला? अभी वही चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है? अगर तो हमें 3 महीना लगा हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट निकालने के लिए। और जैसे हमने ये देखा था कि 3 महीने में हम लोग रिसर्च भी कर रहे थे कि कितना हमारा पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट का। तो हमने ये देखा कि 95% रिटेल SMEs जो है आज भी कोई भी टाइप का डिजिटल बिलिंग मशीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज भी वो अपने पेन पेपर से ही कर रहे हैं। और किसी को भी ये नहीं पता कि मेरा रोज़ का गल्ला कितना हुआ, मेरा कितना UPI से आया, कितना कैश से आया, मेरा कौन सा आइटम ज़्यादा बिक रहा है, कुछ नहीं पता। सब हवा में चल रहा है। वो खाली ये गिनता है कि सुबह 10,000 का माल लाया था, घर पे जाते समय 12,000 रुपये अगर लेके जा रहा हूँ, 2,000 रुपये निकल गया जयराम जी की। वो ऐसा है, मतलब इतना ही अजब गजब तरीके से धंधा चलता है इंडिया में। राइट। बोलता है निकल गया ना पैसा, निकलने जाने दे। तो हमने ये गैप देखी। पहली बार जब हमने हमारा वीडियो निकाल के दिखाया कि आप इतने आसानी से बिलिंग कर सकते हो, तो लोगों का ये रिएक्शन था कि भैया तुम थे किधर आज तक, इतना अगर तुमने आसान बनाया हुआ है तो दो हमको दो। पहले महीने में 50 बेचे, दूसरे महीने में 150, उसके अगले महीने में 250, उसके महीने में सीधा 500, 1000, 2000। आज हम लोग 4,000 रुपये बैठे हुए महीने का 4,000 बिलिंग मशीन बेचते हैं। सो अभी आपका कितना रेवेन्यू चल रहा होगा फिर? तो मैंने तो मेरा सेल्स बता दिया है कि महीने के कितना कर रहा हूँ। हर महीना 10-15% का सेल बढ़ जाता है हमारा। उस हिसाब से खुद ही कैलकुलेट कर लो कितना बनता है। तो अभी आपके हिसाब से अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन देखे तो वो कितनी की होगी ये सब चीज़ के हिसाब से? प्राइवेट कंपनीज का वैल्यूएशन वैसे मैंने तो नहीं रखता है, बट
100 करोड़ के ऊपर का वैल्यूशन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पावरफुल। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मतलब रोज से स्टार्ट किया था, और अभी 100 करोड़ के ऊपर का अगर आपकी वैल्यूएशन है कंपनी की, मोटा मोटा अगर देखे तो। करेक्ट। वैसे डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अगर मोटा मोटा देखे तो 100 करोड़ के ऊपर का तो है ही। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।